एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम होता है जियोयुन, जो हर वक्त अपने कान में हेडफोन्स लगाए रखती है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से ये अपने एक कान में सुनने की सलाहियत खो बैठती है। दुनिया वालों की तो आवाजें इसे सुनाई देना बंद हो जाती हैं, मगर किसी और मखलूकों की आवाजें इसे सुनाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से इसके दिन का चैन और रात का सुकून बर्बाद हो जाता है। तो उसी वक्त से ये हर टाइम हेडफोन्स लगाकर घूमना शुरू कर देती है क्योंकि सिर्फ इसी को लगाने से आवाजें आना बंद हो जाती हैं। इसके घर वाले भी इससे परेशान हो जाते हैं, इसीलिए ये अलग घर में रहना शुरू कर देती है। अब पहले तो इसे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी, अब दिखाई भी देने लगते हैं। जब ये रोड क्रॉस कर रही होती है तो इसकी टक्कर एक भूत से हो जाती है, जिसको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, मगर वो उसे कुछ नहीं कहता, बस गायब हो जाता है। मगर ये चीजें वो इग्नोर करने की कोशिश करती है कि शायद ये इसका वहम होगा। अब आज इसकी जॉब का पहला दिन होता है और सामने वाली डेस्क खाली पड़ी होती है, मगर जब वो दोबारा वहां देखती है तो उसके कीबोर्ड और माउस खुद ब खुद चल रहे होते हैं। ये तब भी इग्नोर करती है। फिर जब ये सारे स्टाफ के लिए कॉफी लेकर जा रही होती है, मगर ये देखकर उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं कि ग्लास में ऑटोमेटिकली कॉफी डल रही होती है। अब इन सब चीजों में वो एक चीज नोटिस नहीं करती है कि जब भी ये चीख मारती है उसके बाद ही अजीबो गरीब चीजें इसे होती भी नजर आती हैं, और वो गोश्त भी इसे वहां चीख मारने के बाद ही नजर आया था। तो ये सब देखकर अब इसकी हालत खराब होने लगती है कि ये सब इसके साथ क्या हो रहा है। डर के मारे कपकपाने लगती है और सारा स्टाफ इसे नोटिस कर लेता है। इतने में ही इन लोगों को पता चलता है कि कोई कैन नाम का बंदा यहाँ काम करता था और आज वो ऑफिस नहीं आया, जबकि वो कभी छुट्टी नहीं करता था। तो ये लोग सारे ग्रुप में उसे मैसेज करने लगते हैं, तो एकदम से उसका रिप्लाई आ जाता है, और रिप्लाई ऐसा आता है कि उसके मैसेजेस आना बंद ही नहीं हो रहे होते और पूरे ऑफिस की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। एकदम से ही फोन बजता है। जैसे ही एक वर्कर कॉल उठाता है तो फोन पर कोई नहीं होता, कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर ये लोग चिल्लाने लगते हैं, डरने लगते हैं कि ये सब यहाँ क्या हो रहा है। जब ये जल्दी छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं। अब इतने में ही इसकी मुलाकात जैंग नाम के शख्स से होती है, जो कि इससे पहले भी स्टोर पे मिल चुका होता है, और जिया युन का इसके साथ 36 का आंकड़ा होता है। इन दोनों की जरा नहीं बनती। अब अचानक उसे फिर से छींक आती है, और वो जैसे ही छींक मारती है तो कोई बंदा उसे टक्कर मार के जाता है, और ये वही घोस्ट होता है जो कि इसे पहले नजर आया था। और वो पता नहीं क्या उससे बात कर रहा होता है और 4-5 गालियां देकर उसे चला जाता है, और वो मुंह खोलकर बस उसे देखती रह जाती है कि ये इसको क्यों नजर आ रहा है। जैंग को तो कोई गोश्त नजर नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो हैरानी से उसको देख रहा होता कि आखिर ये क्यों शौक हुई भी है। अब इतने में ही जैंग इसके पीछे पीछे इसके ऑफिस तक आ जाता है। जियोई उनको लगता है कि शायद ये इसे फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसे मारने लगती है, मगर पता चलता है कि इसके बॉस ने इसे यहाँ बुलाया होता है क्योंकि ये गोश्त भगाने में स्पेशलिस्ट होता है। इन सबको लगता है कि शायद इनके ऑफिस में कोई भूत है, इसीलिए उसे भगाने के लिए इसे बुलाया जाता है, मगर किसी को ये पता नहीं होता कि ये फेक होता है, इसे कोई गोश्त भगाना नहीं आता। वो भूत भी वहीं उस ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और जियो युन को दिख रहा होता है, मगर जैंग पता नहीं कौन से भूत पकड़ा होता है और उनसे कहता है कि मैंने गोश्त पकड़ लिया है, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जबकि असल भूत तो उसके सर पर ही खड़ा होता है। जियो युन को वही उसकी हकीकत पता चल जाती है कि ये एक नंबर का झूठा है, पैसे बटोर कर वहां से निकल जाता है। अब इतने में ही इन लोगों को पता चलता है कि कैन की तो डेथ हो गई, और उसकी डेथ बॉडी का पोस्टमार्टम और फेनरल का इंतजाम पुलिस वाले इन लोगों को देते हैं क्योंकि उसका दुनिया में कोई नहीं होता। तो इन सारे ऑफिस वर्कर्स को लगता है कि इनके ऑफिस में जो अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं वो शायद कैन ही कर रहा है, इसीलिए उसके फेनरल का इंतजाम ये लोग जियो युन के सर डाल देते हैं। अब जैसे ही वो उसकी बॉडी को देखने के लिए आती है तो रूम के अंदर पहले से ही जैंग मौजूद होता है और उसकी बॉडी को चेक कर रहा होता है। जियो यून कहती है कि तुम ये काम भी करते हो। अब जैसे ही इसकी नजर बॉडी पर पड़ती है तब इससे पता चलता है कि जो पोस्ट इसे दिख रहा था वो एक्चुअली में कैन ही था, और जैसे ही ये चीख मारती है तो इसे फिर से कैन नजर आता है, जिसे देखकर ये चीखने लगती है। जैंग को तो वहां वो नहीं दिख रहा होता, इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है ना तो बाहर जाकर चीखो। अब जैसे ही अपने घर आती है तो कैन का भूत इसके घर तक आ जाता है और इसके घर में अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है। जैसे ही ये चीख मारकर छत की तरफ देखती है तो कैन उससे मदद मांग रहा होता है, हेल्प मी लिखा होता है उसने, मगर वो डर जाती है और वहां से भागती है। तो इसकी मुलाकात फिर से जैंग से होती है और इसे देखते ही कहती है कि किस तरीके का भूत भगाया तुमने कि मेरे ही पीछे लगा दिया।
तब जैन को पता चलता है कि ये भूतों को देख सकती है। तो ये तो खुश हो जाता है और इससे कहता है कि आओ चल के कैन से बात करते हैं। तो वो इसे मारने लगती है कि तुमने क्या मुझे पागल समझा हुआ है कि मैं भूत से बात करूं। मगर वो इसे भला फुसला कर कहता है कि शायद वो तुमसे हेल्प मांगना चाहता है क्योंकि सिर्फ तुम ही उसे देख सकती हो, और अगर तुमने उसकी हेल्प ना की तो वो तुम्हें जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। तो ये मान जाती है और जैन को अपने घर ले आती है। मगर वहां सब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। जो हेल्प मी कैन ने वहां लिखा था वो तक वहां लिखा नहीं होता। जैन कहता है कि लगता है कि तुम्हारा वहम होगा। मगर अचानक ही वो फिर से चीख मारती है और उसे कैन अपने बराबर में खड़ा हुआ नजर आ जाता है। पहले तो जैंग चल खड़ा होता है क्योंकि उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता, मगर जैसे ही जियोयुन उसका हाथ पकड़ती है तो उसे भी कैन नजर आने लगता है। उसे देखते ही इसकी चीखें निकल जाती है और ये दोनों अपनी जान बचाकर कमरे में छुप जाते हैं। ये लोग शायद भूल रहे होते हैं कि वो गोस्ट है। यहाँ छुपने का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो यहाँ भी आ जाता है। तो जियोयुन फिर से जैन का हाथ पकड़ लेती है और उसे वो फिर से नजर आने लगता है। इसीलिए हाथ छुड़ाकर भागता है और चिल्ला रहा होता है कि देखो तुम मेरा हाथ ना पकड़ो। जब जब तुम मेरा हाथ पकड़ती हो मुझे भूत दिखता है। मगर वो फिर पकड़ लेती है उसका हाथ। अब काफी देर चीखने चिल्लाने के बाद ये दोनों उससे बात करने की हालत में आते हैं। जैन उससे पूछता है कि कोई चीज तुम्हारी यहाँ अधूरी रह गई है जिसके लिए तुम दुनिया में भटक रहे हो। तो वो हाँ का इशारा करने लगता है और इनको बताने भी लगता है, मगर इन दोनों को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता। जैन कहता है कि थोड़ा स्लोली स्लोली बोलो ताकि समझ तो आए। तो वो स्लोली स्लोली बोलता है, मगर फिर भी इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। जियोयुन कहती है कि कुछ अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं, मगर इसकी बात क्लियरली सुनाई नहीं दे रही। 2 मिनट तक उसके साथ यही करते रहते हैं कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, आवाज नहीं आ रही। कि गोश्त की भी हट जाती है और दोनों के मुंह पर रख कर थप्पड़ देता है। अब ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है मगर इन्हें कैन की कोई बात समझ नहीं आती और जियोयुन और जैंग की थोड़ी बहुत दोस्ती होने लगती है कि वो इसे अपने पास्ट के बारे में बता देती है कि इसे गोश्त कैसे दिखाई देने लगे और इसके कान में जो अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। जियोयुन कहती है कि जब से मैं तुमसे मिली हूँ ना उसके बाद से ही मुझे गोश्त दिखाई देने लग गए, वरना पहले सिर्फ अजीबोगरीब आवाजें ही आती थी। मगर जैंग इस बात को इतना नहीं मानता और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ साथ भूत देखने का कोई शौक नहीं है, इसलिए आइंदा मेरा हाथ कभी मत पकड़ना। मगर वो कहती है कि अगर मैं डूब रही हूँ तो तुम्हें लेकर डूबूंगी। जियोयुन कहती है कि तुम्हें कैन वाले मैटर को सॉल्व करने के पैसे दिए गए हैं, इसीलिए तुम्हें ही ये मैटर सॉल्व करना है। मगर वो जियोयुन की भी हेल्प मांगने लगता है कि तुम अगर मेरा साथ दो ना ये मैटर सॉल्व करने में तो हम आसानी से ये मैटर सॉल्व कर सकते हैं। मगर वो मना करने लगती है। अब जैसे ही वो ऑफिस आती है तो कैन ने ऑफिस वालों का जीना हराम किया हुआ होता है। वो उन्हें खूब डरा रहा होता है। उनको लगता है कि शायद ये इनसे बदला लेने के लिए आया है, मगर कैन इनसे भी मदद मांग रहा होता है। हेल्प मी लिखता है। इतने में जैसे ही इनका बॉस अंदर आता है तो ये लोग इसे भी कैन के बारे में बताते हैं कि उसका भूत यहाँ पर है और हमें परेशान कर रहा है। इन लोगों को लगता है कि बॉस ने उसके ऊपर काम का बहुत बर्डन डाल दिया था, इसीलिए अब वो बदला लेने के लिए आया है। बॉस भी डर जाता है, इसीलिए इन सबको कुछ दिनों का ऑफ दे देता है। जियोयुन जब चुपती चुपाती अपने घर आती है तो कैन ने इसकी जान अभी भी नहीं छोड़ी होती और वो उसे कहीं जाने नहीं दे रहा होता। इतने में उसके घर में जैसे ही जैंग आता है तो उसे चीखता चिल्लाता देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर क्या हो गया, क्यों इतना चीख रही हो तुम। तो वो उसका भी हाथ पकड़ लेती है। कैन के भूत को अपने सामने देखकर वो भी चीखने लगता है और कैन भी और उस जैंग के पास आ रहा होता है, जिससे उसकी चीखें निकलने लगती हैं और वो डरने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई इक्विपमेंट लेकर आया हूँ जिससे शायद हम तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। इक्विपमेंट ले आते हैं ताकि उसकी बात सुन सकें, मगर इन्हें फिर भी इसकी बात सुनाई नहीं दे रही होती। इसीलिए इनकी हालतें खराब होने लगती हैं कि अगर ये मशीन भी ना चली तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। और इस भूत की लिमिट क्रॉस होने ही वाली होती है कि उससे पहले ही जियोयुन को उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। वो कहता है कि मेरे घर में कोई चीज पड़ी है, वो लेनी है। तो ये लोग आ जाते हैं उसके घर पे। तो यहाँ कैन अपनी मौत का रीजन उन्हें बताता है कि असल में इसकी मौत ज्यादा काम करने की वजह से ही हुई होती है, मगर इसके लिए वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा होता क्योंकि इसे खुद ही ज्यादा काम करने का शौक होता है। जियोयुन के बॉस ने इसे कोई प्रोजेक्ट दिया होता है, उसे कंप्लीट करने के चक्कर में ये खाना पीना सोना आराम करना सब छोड़ देता है और इसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। और ये इन लोगों से कहता है कि मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका था, बस सबमिट नहीं करा पाया, इसीलिए इसकी रूह बेचैन घूम रही होती है। इसीलिए इनसे कहता है कि तुम लोग सबमिट कराओ। जैन कहता है कि मरने के बाद भी इसको काम की पड़ी है, बहुत हार्ड वर्किंग होस्ट है। तो ये लोग इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और बॉस को इसका प्रोजेक्ट सबमिट करवा देते हैं।
और बॉस को बता देते हैं कि कैन हमारे साथ है, तो वो भी उससे माफी मांगने लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा काम से इसलिए दिया था क्योंकि मैं तुम्हें टैलेंटेड समझता था। और ये उसकी प्रमोशन की तैयारी भी कर चुका होता है। ये सब देखकर कैन को सुकून मिल जाता है जो वो चाहता था, इसीलिए उसे मुक्ति मिल जाती है और वो चला जाता है। इन दोनों को भी सुकून मिल जाता है कि चलो भाई जान छुटी। अब ये दोनों जब स्टोर में होते हैं तो जियोल उनको फिर से छींक आती है और उसे अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तो वो डर जाती है और सीधी जाकर जैन का हाथ पकड़ लेती है। और जब दोनों जमीन पर देखते हैं तो एक खौफनाक सी मोटी भूत बैठी होती है। अलग ही लग रहा होता है कि वो बहुत भूखी है। इसीलिए जैंग इशारे करने लगता है कि सैंडविच दे दो उसको। तो वो डर के मारे फेंक कर वहां से भाग जाती है। ये दोनों ही डर रहे होते हैं कि अभी ही एक मुसीबत गई थी और दूसरी मुसीबत आ गई। मगर जैंग कहता है कि क्यों ना हम दोनों अपना बिजनेस शुरू कर दें, सारे भूतों की मदद करें और बदले में उनसे कोई पैसे वैसे ले लें। पैसों का नाम सुनते ही वो मना करने लगती है कि ऐसे ही हेल्प करनी होती तो मैं कर देती, मगर पैसा कमाने के चक्कर में नहीं करूंगी। और उसको भगा रही होती है कि जब भी तुम आसपास होते हो ना तो मुझे भूत दिखते हैं, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। मगर वो भूत इन लोगों के पीछे पड़ जाती है और इन्हें देख रही होती है। और जियोयुन के पीछे पीछे घर तक आ जाती है और उसके अंदर चढ़ जाती है और उसकी फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना मजे से खाने लगती है। अब ये खाकर भी उसका पेट नहीं भरता तो स्टोर आकर और खाने की चीजें खरीद रही होती है। तो जैंग इससे बात करने के लिए आ जाता है तो उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रही होती। और जैसे ही वो कहता है कि इतना सारा खाना कैसे खाओगी, आधा मुझे दे दो, तो इतने गुस्से में उसे ठीक कर ना कहती है कि वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए इसे फॉलो करता है और उसे ऐसे खाना खाते हुए देख लेता है जैसे कि वो सदियों से भूखी हो। तो फौरन समझ जाता है कि कहीं वो भूतनी इसके अंदर तो नहीं चढ़ गई। तो फौरन आकर उस भूतनी को उसके शरीर से निकलने को कहता है कि निकल जाओ, शू शू, उसको शू शू करके निकाल लो। अब जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसके शरीर से बाहर आ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि जब तक जियोयुन इसका हाथ पकड़ी रहेगी तो ये भूत इसके शरीर में नहीं घुस सकती। जैंग उससे कहता है कि तुम्हारी जो भी परेशानी है तुम हमसे शेयर कर सकते हो, क्या पता हम तुम्हारी हेल्प कर दें, मगर बस इसके शरीर में मत घुसो। तो वो भूत में कोई जवाब नहीं देती और गायब हो जाती है। तो ये दोनों घर में इक्विपमेंट लेकर तैयारी के साथ बैठ जाते हैं और वो भूत भी वहां पहुंच जाती है और अपनी प्रॉब्लम बताना चाह रही होती है, मगर इन्हें दोबारा इसकी कोई बात समझ नहीं आती। तो ये दोनों इसके साथ भी शुरू हो जाते हैं कि ऐसे बोलो वैसे बोलो, मगर इस भूतनी का टेम्परमेंट बहुत खराब होता है। 2 मिनट में उसकी हट जाती है और उन पर अटैक करने के लिए अपने पूरे भूत गैंग को बुला लेती है। वो सारे मिलकर इन पर चढ़ जाते हैं। इनसे जान छुड़ाने के लिए जैंग लॉलीपॉप लेकर आता है और वो फेंक कर उनको वही खाने में लगा देता है। और ये दोनों चर्च में चुपकर बैठ जाते हैं और अपनी मशीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिनट मिनट में ये खराब क्यों हो जाती है। फिर कुछ देर बाद ये दोबारा उस भूतनी से बात करने के लिए आता है और इस बार इनकी मशीन चल पड़ती है। वो बताती है कि इसका नाम फियोना है और ये अपना वेट लूज करना चाहती है। जैन कहता है कि जो काम जीते जी ना हो सका वो मर के क्या होगा, मगर ये इन्हें धमकी देने लगती है कि मेरा वेट लूज करवाओ और अगर तुम लोगों ने मेरी मदद ना की तो मैं जियोयुन के शरीर में जाती रहूंगी और तुम लोगों को हमेशा परेशान करूंगी। इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय उसकी मदद करने के। तो जियोयुन के शरीर में जाकर वो पूरी एक्सरसाइज करती है, मगर जब वो अपना वजन चेक करती है तो 1% की भी कमी नहीं आती। तो ये देखकर वो चीखने रोने लगती है कि मेरा वजन कम क्यों नहीं होता और गायब हो जाती है। इन लोगों को लगता है कि शायद उसने इनकी जान छोड़ दी, मगर ऐसा नहीं होता। वो फिर आ जाती है और इनसे कहती है कि कोई नई स्कीम निकालो मुझे पतला करने की। तो ये लोग जब इसे समझाने लगते हैं कि देखो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम पतली नहीं हो सकती क्योंकि तुम मर चुकी हो, मगर वो कुछ नहीं समझती और उल्टा उन्हें मारने लगती है। अब उससे बचकर भागने के चक्कर में गलती से इन दोनों का हाथ छूट जाता है और फियोना फौरन जियोन के अंदर घुस जाती है और चाकू से जियोन को मारने लगती है कि हेल्प ना की तो मैं इसे मार दूंगी। जैन के पास कोई चारा नहीं बचता और वो जियोन को बचाने के लिए उससे प्रॉमिस कर लेता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम इसको छोड़ दो। तो वो उसके शरीर से बाहर आ जाती है। अब ये लोग हर एक्सरसाइज हर मसाज वगैरह ट्राई करते हैं, मगर उससे भी फियोना को कुछ नहीं हो रहा होता। मगर जियोन की बैंड बज रही होती है क्योंकि सारी एक्सरसाइज वो उसके शरीर में जा जाकर कर रही होती है। जियोन उस भूतनी से कहती है कि तुम मुझे दिख कैसे रही हो, यहाँ तो जैंग है नहीं। तो पता चलता है कि वो चुप कर उसको देख रहा होता है। तो चीखने लगते हो उसके ऊपर कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो मसाज रूम में। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी कि कहीं फियोना तुम्हें फिर से नुकसान ना पहुंचा दे। अब फियोना जब दोबारा अपना वेट चेक करती है तो
1% की भी कमी नहीं होती। तो फिर रोने लगती है और इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताती है कि इसकी मौत कैसे हुई। असल में इसके मोटे होने की वजह से सारे लोग इसका बहुत मजाक उड़ाते थे, मगर एक लड़का जिसका नाम था जियान, वो नहीं उड़ाता था और इसकी केयर भी करता था। और उसी लड़के से फियोना को मोहब्बत भी हो जाती है और इसी के चक्कर में ये पतली हो रही होती है और हिम्मत करके उसे प्रपोज भी कर देती है कि मैं तुम्हारे लायक बनूंगी, अपने आप को पतला करूंगी। मगर जियान को वो मोटी ही कबूल होती है। वो उससे कहना चाह रहा होता है कि तुम्हें पतला होने की जरूरत नहीं है, मगर कह नहीं पाता क्योंकि उससे पहले ही सारे ऑफिस वर्कर वहां पहुंच कर फियोना की इंसल्ट करने लगते हैं कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये तुम्हें पसंद करे, और कहते हैं कि हमने तो बेट लगाई थी कि ये इसे पसंद करती होगी। तो फियोना को लगता है कि शायद जियान भी इनके साथ मिला हुआ था, वरना वो यहाँ कैसे आए। इसीलिए चली जाती है रोती हुई कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो जियान को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता और ना ही वो हिम्मत करता, और उसने जितनी डाइटिंग की होती है वो सब साइड पे करके हबशुओं की तरह खाना खाने लगती है और इतना खाती है कि जिससे उसके गले में अटक जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। और खुद भी कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं था कि मेरी मौत ऐसी होगी। तो सैम को आइडिया आता है और वो जियान के पास पहुंच जाता है। जियान जो कि अभी भी फियोना की एक कब्र की तरफ खड़ा होता है, तो ये दोनों इससे मिलकर सारी कहानी बता देते हैं और इसे अपने साथ फियोना से मिलने के लिए ले आते हैं। और वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है कि तुम जैसी थी मुझे वैसे ही पसंद थी, मगर तुम खुद अपने आप को कमतर समझने लगी और अपने आप को बदलने बैठ गई। और ये भी बता देता है कि मैं उन लोगों के साथ नहीं मिला हुआ था, वो खुद हमारे पीछे लगे हुए थे। असल में ये पतली इसी की वजह से हो रही थी। जब यही इसे कबूल कर लेता है तो ये ठीक हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही ठीक हूँ। मुझे किसी के लिए अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे कि मैं हूँ। इसीलिए यहीं पे वो उन्हें बाय बाय कह के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इन दोनों की भी जान छूटती है। अब सैम जब वॉशरूम के लिए जाता है तो उसे फिर से छींक आती है, तो वो शौक हो जाती है कि लो एक और नया भूत। जैसे ही वो टॉयलेट कर देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता, तो वो भी इग्नोर कर देती है। फिर जब वो मार्केट आती है तो जियान उसे मोबाइल फोन गिफ्ट करता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दोनों ने अपना पेज बना लिया होता है, तो उसे इस्तेमाल करने के लिए। मगर इसे सख्ती से मना करता है कि ना तुम इस मोबाइल में किसी को कॉल मिलाओगी और ना ही रिसीव करोगी, और रीजन नहीं बताता। फिर घर आकर जब वो मोबाइल इस्तेमाल करती है तो मोबाइल में ही लग जाती है, उसे वो बड़ा अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और दोनों मोबाइल में इतना लग जाते हैं कि एक दूसरे से मुलाकात तक नहीं करते। फिर अचानक जियोयुन को कोई शख्स लगातार मोबाइल यूज करते हुए देखता है तो उसे रोकने आ जाता है कि इतना भी मोबाइल नहीं चलाते, अभी की खूबसूरती को भी एंजॉय करो। तब वो होश में आती है और मोबाइल छोड़ती है कि हाँ मैं क्या मोबाइल में लगी हुई हूँ। फिर तब से ही इसका मोबाइल से दिल उठ जाता है और फिर यूज ही नहीं कर रही होती। और दूसरे दिन जियान पर इसका ध्यान जाता है कि इतने दिनों से तो मेरी उसे मुलाकात नहीं हुई, आखिर वो है कहाँ। वरना वो रोज मार्केट आ जाता है, तो उसके घर आकर चेक करने लगती है। जैसे ही उसके घर आकर उसे देखती है तो वो तो मोबाइल में ऐसा लगा हुआ होता है कि उसे दुनिया की कोई खबर नहीं होती। वो तो उठाती भी है कि ये तुम क्या मोबाइल में लगे हुए हो, छोड़ो मोबाइल को, मगर वो छोड़ ही नहीं रहा होता। इसे कुछ गड़बड़ लगी है। जैसे ही ये उठकर जाती है तो अचानक से जियान के ऊपर एक गोश्त आकर बैठ जाता है, जिससे पता चलता है कि यही सबको मोबाइल में मसरूफ रखा हुआ है। जियोयुन जैसे ही चीख मारती है तो उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई है। जैसे ही वो पीछे पलटकर जियोयुन की तरफ देखती है तो उसे चीखें निकल जाती हैं और डर के मारे घर से भाग जाती है। मगर आधे ही रास्ते जाकर वो सोचती है कि मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकी, भले ही मुझे डर लग रहा हो लेकिन मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर वो वापस हिम्मत करके रूम में आती है, तब तक वहाँ कोई गोश्त मौजूद नहीं होता। फिर वो जैसे ही चीख मारती है तो दोबारा से वो गोश्त सामने आ जाता है। वो डर रही होती है मगर हिम्मत करके उसे कहती है कि तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम मुझे बताओ, मैं वो दूर करती हूँ। तो वो बताने लगता है, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि ये जियोयुन के पास अपनी वो डिवाइस नहीं होती जिससे वो गोश्त को सुन सकती थी। तो वो परेशान हो जाती है कि अब क्या करूँ। वो गोश्त उसे बोले जा रहा होता है, तो वो खुद से अपने कान से सुनने की कोशिश करती है, तो फिर भी इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो गोश्त गुस्से में जियान को नुकसान पहुंचाने लगता है। जैसे ही वो ये करता है तो जियोयुन को उसकी आवाज सुनाई देने लगती है, बगैर किसी डिवाइस की मदद से। वो मदद मांग रहा होता है कि मेरी मदद कर, मगर इससे पहले कि वो अपनी पूरी स्टोरी सुनाता मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो गोश्त गायब हो जाता है। जैसे ही वो जाता है वो जियान को उठाने की कोशिश करती है। जैसे ही जियान होश में आता है वो उसे सारी स्टोरी सुना डालती है। जियान तो उल्टा ये बात सुनकर खुश होने लगा है कि तुम्हें मेरी परवाह है, इसीलिए तो मुझे छोड़कर नहीं भागी। मगर अभी तक इसका दिल मोबाइल से हटा नहीं होता। फौरन जाकर मोबाइल को चार्ज पर लगा देता है। जैसे ही चार्ज पर लगाता है
वो गोश्त वापस आ जाता है और जियायुन का हाथ पकड़ने से जियान को भी वो नजर आने लगा है। तो ये दोनों डर के मारे भागकर कमरे में छुप जाते हैं, मगर वो वहां पर भी आ जाता है और इनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। जियायुन जब ध्यान लगाकर उसकी बात सुनती है तो उसे समझ आने लगता है कि वो क्या कह रहा है। वो अपने माँ बाप को अलग होने से रोकने के लिए इन दोनों की मदद मांग रहा होता है कि उन्हें रोको, उन्हें बताओ कि मेरी डेथ की जिम्मेदार मेरे फादर नहीं है। तो ये दोनों पहुंच जाते हैं उसके माँ-बाप के पास, जो कि आज ही के दिन एक-दूसरे से डिवोर्स ले रहे होते हैं। मगर ये दोनों उन दोनों को रोक देते हैं, ये कहकर कि आपका बेटा आप दोनों को अलग होते हुए नहीं देख सकता और उसने हमसे कहा है कि आपको मैं रोकूं। मगर इनकी बात पर वो दोनों विश्वास नहीं करते। मगर उसकी माँ के दिल में उसके बेटे की यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं, तो वो रोती हुई वापस चली जाती है। फिर वो गोश्त बताता है कि इसकी डेथ कैसे हुई थी। असल में इसके फादर ने इसे छोटी एज में ही मोबाइल दिला दिया था। मोबाइल दिलाने के बाद वो मोबाइल में ही लग गया और घर वालों को कम टाइम देने लगा। इसकी माँ तो इसके मोबाइल दिलाने के पहले ही खिलाफ थी कि इसे अभी मोबाइल ना दिलाया जाए। मगर एक दिन अचानक ही अपने फादर से मैसेज पर बात कर रहा था और सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाता है। तब से ही इसके माँ बाप का रिलेशन खराब हो गया, क्योंकि इसकी माँ इसके फादर को ब्लेम करने लगी कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। मगर बेटा अपने फादर को ब्लेम नहीं कर रहा होगा कि ये सब कुछ बेरहमी में हुआ और अपने पेरेंट्स को अलग होता हुआ नहीं देख सकता। तो फिर से जियोयुन और जियान के फादर को समझाने के लिए जाते हैं कि आप दोनों अलग मत हो। मगर इसके फादर को इन पर कोई भरोसा नहीं होता और ना ही वो किसी बात पर यकीन कर रहा होता। ये लाख समझाते हैं कि हम आपके बेटे को देख सकते हैं, उसने हमसे कहा है, मगर वो यकीन नहीं करता। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि दोनों मियाँ बीवी को मैसेज करके एक जगह बुलाने लगते हैं, ये कहकर कि आपके बेटे को आपसे कोई बात करनी है। और इन्हें ऐसे प्रूफ देने लगते हैं जिससे इनको यकीन आ जाए कि इनका बेटा सच में इनसे बात कर रहा है। तो माँ तो फौरन यकीन करने लग जाती है कि कहीं सच में हमारा बेटा हमसे बात तो नहीं करना चाहता। तो ये दोनों फौरन पहुंच जाते हैं उनकी बुलाई हुई जगह पर और वहाँ इन्हें दोबारा से वही हकीकत बताते हैं कि आपका बेटा आप दोनों को एक साथ देखना चाहता है। अलग हुए हुए सारी बातें इन्हें समझाते हैं और बताते हैं कि आपका बेटा यहीं मौजूद है। तो उसकी माँ तो फूट फूट कर रोने लगती है। इसका यही मकसद था कि अपने माँ बाप को अलग होने से बचाए। जैसे ही इसे सेटिस्फेक्शन होती है कि इसके माँ बाप अब अलग नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, तो अब इसे मुक्ति मिलने लगती है। जियोयुन उन्हें बताती है कि आपका बेटा अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। तो उसका फादर उसे पूरा यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी माँ का ख्याल रखूंगा, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। वो बेटा खुश हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। जियोयुन और जियान भी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते जा रहे होते हैं। जैसे ही दोबारा मार्केट आते हैं सैंडविच खरीदने के लिए, तो एक बच्चा जियोयुन के सैंडविच को देख रहा होता है, तो वो अपना सैंडविच उसे दे देती है। थोड़ी देर के बाद जब वो मार्केट से बाहर आकर देखती है, तो वो बच्चा वहीं बैठकर सैंडविच खा रहा होता है। इतने में ही इसे फिर से छींक आती है, मगर जब वो आसपास देखती है तो कोई भी नहीं होता और वो बच्चा चुपचाप उठकर चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब वो दोबारा पार्क में आती है, तो वो बच्चा उसे अकेला खेलता हुआ नजर आता है। तो उसके साथ खुद भी खेलने लगती है, पूरा उसके साथ एंजॉय करती है, उसे खिलाती है। जब वो उसके साथ सो जाता है तो फिर से इसे छींक आती है। जियान इसके साथ होता नहीं है, इसीलिए ये किसी घोस्ट को नहीं देख सकती। तभी बस इसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं, कुछ अजीबोगरीब। जब घर आती है तो इसे फिर से छींक आती है और दोबारा से वही अजीबोगरीब आवाजें इसे सुनाई देने लगती है। तो डर के मारे आधी रात को जियान को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। तो फिर से ऐसे छींक आती है और जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है, तो इन दोनों को ही वो घोस्ट नजर आने लगती है। दोनों की हालत असली हो जाती है उसे देखकर, मगर वो घोस्ट इनसे कुछ कहना चाहती है, कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है। मगर जियोयुन को उसकी एक बात समझ नहीं आती। वो बहुत कोशिश करती है सुनने की, मगर वो नहीं समझ पा रही होती। तो घोस्ट को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही इन पर अटैक करने लगती है, तो ये लोग डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगर जब आंखें खोलते हैं तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। अब दूसरे दिन जब ये दोनों बाहर आते हैं तो जोई उनको कोई डॉग मिलता है। वो उसे बड़ा प्यारा लगता है, वो प्यार करने लगी है उसको। मगर जैसे ही जाती है तो वो भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। जियोइन समझ जाती है कि इसका कोई नहीं है, तो इसे अपने साथ ले जाती है। ये अब से मैं तुम्हारी मास्टर होंगी। तो इस बात पर जियान ऑब्जेक्शन करने लगता है, क्योंकि इसे डॉग से डर लगता है और जल भी रहा होता है जियोयुन को उस डॉग से प्यार करता देखकर। मगर वो जियान की एक नहीं सुनती और कहती है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम जा सकते हो, मगर ये डॉग तो मेरे साथ ही रहेगा। मगर वो कहा जियोयुन की जान छोड़ने वाला वो पीछे पीछे आने लगा है और डॉग से मुंह बना रहा होता है, तो डॉग भी उल्टा उसके ऊपर भौंकने लगा है और उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, जियोयुन को पुकार रहा होता है कि मुझे बचाओ। तो जियोयुन उस पर बहुत हंसी है। वो डॉग तो बड़ा मासूम सा होता है, वो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, मगर जियान को उठाने के चक्कर में वो उल्टा खुद उसे ऊपर गिर जाती है
और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, मगर जियोयुन उठकर भाग जाती है और बार-बार उसके दिमाग में वही सीन आ रहा होता है। मगर अचानक वो फिर से उसी गार्डन में आती है जहाँ पर वही बच्चा ऐसे दोबारा नजर आता है। जैसे ही बच्चे के पास जाती है उसे बुलाने के लिए, तो डॉग उसके ऊपर भौंकने लगता है। बहुत जोर-जोर से भौंक रहा होता है, क्योंकि उसे तो वो गोद नजर आ रही होती है। मगर जियोयुन को तो कोई नजर नहीं आ रहा होता। वो हैरान हो रही होती है कि उस बच्चे को कौन लेके जा रहा है। ये डर जाती है और जियान के साथ फौरन उसका पीछा करने लगती है। जियान का हाथ पकड़ते ही उसे वो औरत नजर आने लगती है। वो बच्चे को लेकर किसी बिल्डिंग में जा रही होती है। जैसे ही ये लोग उसे फॉलो करके घर तक पहुंचते हैं, तो कोई औरत दरवाजा खोलती है और पता चलता है कि वो बच्चा इसी का बेटा होता है। मगर ये दोनों उस बच्चे की मदर को बता देते हैं कि आपके बेटे के साथ हमने किसी को देखा था। हम आपकी मदद कर सकते हैं। मगर जियान उसे मदद करने के पैसे मांगने लगा है। ये सुनते ही वो इन्हीं धोखेबाज समझने लगी है और हेल्प देने से मना कर देती है और घर से बाहर निकाल देती है। जियोन उसे डांटने लगी है कि क्या जरूरत है पैसों की बात करने की। मगर जियान कहता है कि हम कब तक लोगों की फ्री में मदद करते रहेंगे। ये काम कितना रिस्की है, ज़ाहिर सी बात है हम कुछ तो पैसे लेंगे ही ना। वो उसे समझाता है तो उसे समझ आने लगी है। अब दूसरे दिन ये लोग जब दोबारा मार्केट आते हैं, तो वो बच्चा दोबारा वहीं खड़ा होकर जियोयुन से सैंडविच मांगने लगा। तो वो उसे अपने साथ बिठाकर खिलाने पिलाने लगी है। ये लोग सोचते हैं कि इसकी माँ कैसी है, क्या ये इसे खाना नहीं देती। ये अचानक ही जियोयुन को उसके हाथ पर कुछ निशानात नजर आते हैं। तो ये दोनों फौरन डर के मारे इसकी माँ के पास इसे लेकर आते हैं और इस बच्चे के हाथ के निशाने से दिखाने लगते हैं कि ये सब क्या है। तो माँ भी परेशान हो जाती है और अपने बच्चे से पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो कुछ नहीं बताता। तो इन्हें लगता है कि ये सब उस घोस्ट ने किया है। तो इस बार जियान तक उसे कहने लगा है कि हम आपकी मदद फ्री में कर देंगे, बस आप हमें सच बताएं कि ये सब हो क्या रहा है। अब वो फिर सारी सच्चाई इन्हें बता दी है कि असल में वो गोश्त इनकी मेड थी। इसकी डिवोर्स के बाद इस पर काम का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। ये अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रही थी, तो ये केयर टेकर रख लेती है। मगर वो केयर टेकर बहुत बदतमीज हो गई है, इन पे हुकूमत करने लगी है और उस बच्चे को नुकसान पहुंचाने लगती है। डांट-डांट के उसका ख्याल रख रही होती है कि एक दिन उसकी माँ देख लेती है कि ये तुम किस तरीके से बिहेव कर रही हो मेरे बच्चे के साथ, और उसकी कंपनी में कॉल करके उसे जॉब से निकालने लगी है। ये चीज़ उस मेड को बर्दाश्त नहीं होती कि अब मेरे हाथों से नौकरी चली जाएगी, तो ये इसके बच्चे को लेकर भागने लगती है और ऊपर आ जाती है। तो उसकी मदर भी घबराती है, वो इसके पीछे आती है और उसे रिलैक्स होने का कह रही होती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। मगर वो एक नहीं सुन रही होती। लेकिन अचानक ही उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। तब से ही वो भूत बनकर उस बच्चे के पीछे दोबारा लग जाती है। जियोयुन और जियान कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे उसको आपके बेटे की जिंदगी से निकालने में। ये अचानक ही सब बच्चा भागता हुआ कहीं जाने लगा है, तो ये लोग सारे डर जाते हैं और उसके पीछे जाते हैं। मगर अचानक ही वो गायब हो जाता है, वो कहीं नहीं दिख रहा होता। ये लोग सारे डर जाते हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया। फिर इन्हें याद आता है कि वो छत पर होगा। तो ये लोग सारे भागकर छत पर आते हैं, तो वहाँ वो अकेला बैठा हुआ होता है। मगर वो वहाँ अकेला नहीं होता, उसके साथ वो गोश्त भी होती है, जो कि जियान और जियोयुन को नजर आ रही होती है। जियान उस बच्चे की माँ से कहता है कि आप कुछ मत करिएगा, हम जाकर उस भूत से बात करते हैं। क्या पता कि वो रिलैक्स हो जाए और आपके बच्चे को जाने दे। तो ये लोग आकर उस भूत से बात करने लगते हैं। तो वो भी उनसे कुछ कहना चाह रही होती है, मगर इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कह रही है। इतनी मुश्किलों से जियोयुन को जब उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो उसे पता चलता है कि वो इंडोनेशियन में बात कर रही होती है। तभी इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहना चाहती है। अब इसी दौरान जियान उसे वो बच्चा छीन लेता है और उसकी माँ के पास ले आता है। वो बहुत खुश हो जाती है कि आप लोगों ने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। तो खुद से इनको टीचर पे कर देती है। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दोनों सुकून की सांस लेने के लिए जब घर आकर लेटे हैं, तो जियोयुन जैसे ही पलट कर देखती है, तो वो गोश्त इनके सामने बैठी होती है। वो चीखने लगी है और जैसे ही जियान का हाथ पकड़ती है, तो उसे भी वो नजर आने लगी है। वो उन्हें खूंखार नजरों से देख रही होती है, मगर अचानक से रोने लगती है। ये लोग सोचते हैं कि इसे क्या हो गया, ये क्यों रो रही है, और कुछ कहने की भी कोशिश करे जा रही होती है, मगर इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। तो जियान क्या करता है कि सब टाइटल्स निकाल लेता है कि जो ये भूत तुमसे कह रही है वो तो मुझे बताओ, मैं ट्रांसलेट करके तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही ये लोग ट्रांसलेट करते हैं कि वो क्या कहना चाहती है, तो पता चलता है कि वो हेल्प मांग रही होती है कि उस बच्चे को बचाओ उसकी माँ से, वरना वो उसका बहुत बुरा हाल करेगी। ये लोग डर के मारे भागते हुए वापस घर आते हैं और जबरदस्ती उसके घर में घुस जाते हैं। जब अंदर आकर देखते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि असल में इसकी माँ ही इसे बुरे तरीके से ट्रीट करती थी। अभी भी अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल रही होती है। ये लोग इसे पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकी हो। तब पता चलता है कि कोई इसकी मेड खराब नहीं होती, बल्कि वो तो बहुत अच्छी होती है।
वो तो उसके बेटे का और इसका अच्छे से ख़्याल रख रही होती है, मगर इसका ही दिमागी तवाज़ुन थोड़ा-सा ख़राब होता है। इस स्ट्रेस की वज़ह से, टेंशन की वज़ह से और इसका बहुत सारा काम का प्रेशर वग़ैरह ये ले रही होती है, जिसकी वज़ह से सारा गुस्सा ये अपने घर वालों पर निकालने लगती है। बच्चा खाना नहीं खा रहा, शोर मचा रहा है तो उसे डाँटने लगती है और ऐसे ही एक दिन ये अपने बच्चे और मेड को खूब डाँट रही होती है, तो वो डर के मारे घर से भाग जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसे अपनी मेड को नहीं मारा होता, वो फिसल कर ही गिरती है। तो इसे ऐसा लगता है कि शायद वो मेड इसे रिवेंज लेने के लिए वापस आई है, मगर ये लोग इसे बताते हैं कि वो कोई तुमसे रिवेंज लेने के लिए नहीं आई, बल्कि तुम्हारे बेटे को तुमसे बचाने के लिए आई है। मगर ये कुछ नहीं समझती और दोबारा से पागलों वाली हरकतें करने लगी है। अपने आप को मारने लगी है ताकि ये इसके बेटे की जान छोड़ दे। मगर जब जियान और जियायुन उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो उल्टा इनके ऊपर ही आ जाती है कि ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। ना तुम लोग यहाँ आते और ना ही वो मेरे पीछे पड़ती। तो उल्टा इनको ही मारने लगी है। मगर इसका हाथ वो मेड रोक लेती है और इसे उन्हें नुकसान पहुँचाने नहीं दे रही होती। तो जियान बहादुरी से काम करता है, जियोयुन को प्रोटेक्ट करता है और उसे भी काम डाउन करने की कोशिश करता है और उसे उसका इलाज करने को कहता है कि तुम अपना इलाज करवाओ ताकि तुम अपने बेटे के साथ सुकून की जिंदगी जी सको। फिर ये दोनों वापस घर आकर सुकून का सांस लेते हैं। अब ये जब दोबारा अपने डॉग से प्यार से बात कर रही होती है तो उस पर ज्यादा ध्यान दे रही होती है तो ये फिर से जलने लगता है कि तुम क्यों उसका इतना ख्याल रख रही हो। तो वो कहती है कि मैं इसे पसंद करती हूँ, जाहिर सी बात है मैं तो ख्याल रखूंगी। तो जलने लगा है कि हद है, तो मेरा ख्याल क्यों नहीं रखती? क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि तुम मुझे पसंद करो या इस डॉग से ज्यादा मेरी अहमियत करो? वो हैरानी से उसे देखने लगी है, तो फौरन अपना स्टेटमेंट बदल लेता है कि मैं तो एज़ अ फ्रेंड कह रहा हूँ कि हम दोनों कितने टाइम से एक-दूसरे के साथ हैं, तो थोड़ी तो अहमियत ज़्यादा मेरी बनती है ना। खैर फिर कुछ महीनों बाद ये दोनों दोबारा जब उस गार्डन में आते हैं, तो इस बार उसकी माँ भी उसके साथ गार्डन में खेल रही होती है और इनके बीच का रिलेशन काफ़ी बेहतर हो जाता है क्योंकि ये अपना ट्रीटमेंट कराने लगी है। उस मेड का तो मकसद ही यही था कि वो बच्चा अपनी माँ के साथ सुकून से रहे। जब वो ये देखती है कि ये दोनों अब सुकून से रह रहे हैं, तो उस बच्चे को अपनी माँ की कोई खतरा नहीं है, तो वो अब जाने लगी है हमेशा-हमेशा के लिए। फिर जब ज़ियाओयुन अपने घर आती है, तो देखती है कि उसका डॉग बहुत उदास तरीके से बैठा हुआ है, तो डर जाती है कि आखिर क्या हुआ है। इसके डॉग के पास से इसे कोई रस्सी मिलती है और तभी इसे दोबारा छींक आती है, मगर इसे आस-पास कोई नज़र नहीं आता। ये लिए जियान से कहती है कि अचानक इस डॉग को हो क्या गया। कल तक तो ये ठीक था। अब दूसरी तरफ ये लोग जब घर वापस आते हैं तो अपने डॉग को भागता हुआ देखते हैं तो खुद भी डर के मारे उसके पीछे भागते हैं। जब उसे फॉलो करके देखते हैं तो वो किसी घर की तरफ आ जाता है जो कि काफी टाइम से बंद पड़ा होता है, मगर वो डॉग ऐसे बिहेव कर रहा होता है जैसे कि वो इस घर को शुरू से जानता है। इसके ताले की चाबी तक इन्हें दे देता है। डॉग की मदद से जैसे ही ये लोग घर का दरवाजा खोल के अंदर घुसे हैं तो वो घर काफी टाइम से बंद पड़ा होता है और वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। ये अचानक ही वहाँ की सारी चीज़ें खुद ब खुद हवा में उड़ने लगती हैं। सोफ़े वग़ैरह ये देखकर इन दोनों की हालत ये हो जाती है और पता चलता है कि ये अंकल का गोश्त कर रहा होता है। इनको भगाने के लिए यहाँ तक कि वो इन पर उठा-उठा कर चीज़ें फेंकने लगता है। ये लोग किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर तो निकल जाते हैं। मगर जियोयुन कहती है कि मेरा डॉग अंदर रह गया, तो उसे लिए बगैर मैं अकेले नहीं जाऊँगी। मगर जियान उसे समझाता है कि बेवकूफ़ी मत करो, वो अंकल हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। चलो यहाँ से चलते हैं। और रही बात उस डॉग की, तो उस अंकल ने हमें तो नुकसान पहुँचाया मगर उस डॉग को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इसका मतलब है कि वो डॉग इसी घर का है। जभी तो इसे इस घर की सारी चीज़ों के बारे में मालूम है। मगर वो ज़िद पकड़ लेती है कि मैं अपने डॉग को अपने साथ लेकर जाऊँगी, मगर वो उसे समझा-बुझा कर वापस घर ले आता है। और फिर इसे बताता है कि ये इस अंकल को जानता है। उनके मरने के बाद इसी ने ही उनका पोस्टमार्टम किया था। ये अंकल अपनी बीवी से काफ़ी मोहब्बत करते हैं ताकि जैसे ही इसकी बीवी की डेथ होती है, तो खुद भी उसके साथ चला जाता है। अब डॉ को वापस ले जाने के लिए ये लोग दोबारा उस घर के अंदर आते हैं, मगर उस घर से पहले ही 2 बंदे डर के मारे भागते हुए आ रहे होते हैं और पता चलता है कि वो उसी अंकल के बच्चे होते हैं, जिसे अंकल मार-मार के घर से बाहर निकाल देता है क्योंकि ये लोग घर बेच रहे होते हैं। ये दोनों शादी के बाद अपने माँ-बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो जियान इन्हें कहता है कि अगर तुम मुझे फीस दे दो, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा अंकल को इस घर से बाहर निकालने में। ये फौरन मान जाते हैं कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जियोयुन इसे मारने लगी है कि तुम इन जैसे घटिया बच्चों की मदद क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि अंकल को तो एक ना एक दिन उस घर से बाहर निकलना ही है, तो क्यों ना मैं इनसे प्रॉफ़िट निकाल लूँ और अंकल का जो भी काम अधूरा रह रहा होगा वो पूरा करने में हम उनकी मदद करेंगे। फिर तो वो चले ही जाएँगे ना। अब ये दोनों फिर से घर में चले आते हैं अंकल से बात करने के लिए, मगर अंकल के सर पर तो खून सवार होता है और वो इन पर अटैक कर देता है क्योंकि इसे ऐसा लगता है कि इसके घर में सिर्फ़ घर खरीदने वाले ही आते हैं, तो इन्हें भी वही समझ रहा होता है कि मैं अपना घर नहीं बेचूँगा। इस घर में मेरी और मेरी बीवी की यादें हैं। ये लोग इसे समझाते भी हैं कि हम आपकी मदद के लिए आए हैं, मगर वो एक बात नहीं सुनता।
यहाँ तक कि अपनी बीवी की मौत का कसूरवार अपने बच्चों को ठहरा होता है। और जैसे ही इन्हें नुकसान पहुँचाने ही लगता है कि वो डॉग टूटने लगता है, जिसकी वजह से वो अंकल रुक जाता है और उन दोनों को अपनी गली से निकलने का मौका मिल जाता है। डर के मारे इन दोनों की हालत पतली हो जाती है, मगर जियान जियान से इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वहाँ इसे प्रोटेक्ट करा था, इसीलिए खुश हो जाती है इससे। यहाँ तक कि ये भी कहने लगती है कि तुम साथ होते हो तो मुझे डर नहीं लगा, बल्कि हिम्मत मिलती है। खैर अब ये जियोन के कहने पर उस अंकल के बच्चों को मना करने लगता है कि मुझे तुमसे फीस नहीं चाहिए और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मगर इससे पहले ही वो कहने लगते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने किसी और को हायर कर लिया। ये कहकर वो कॉल रख देता है। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि अचानक से ही अंकल इनके पास ही पहुंच जाते हैं और इनसे हेल्प मांगने लगता है कि मेरे डॉग को बचाओ, क्योंकि अपने घर से बाहर निकलने के बाद इसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं, ये कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ घर के अंदर ही इसके पास पावर्स होती है। तो ये दोनों फौरन डॉग को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जगह जगह उसे तलाश कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किलों से जोयुन को डॉग मिल जाता है, मगर उसके पास कोई कागजात होते हैं जो कि प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, जिसमें साफ-साफ अंकल ने लिखा होता है कि मेरी जायदाद मेरे बच्चों को तभी मिलेगी जब वो इस डॉग का ख़्याल रखेंगे। इतने में अंकल का एक बेटा जियोंग के पास आता है, तो उससे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स छीनने की कोशिश करने लगता है। वो कहती है कि इन पेपर्स के लिए तुम किसी भी हद तक चले जाओगे कि हमें नुकसान पहुँचाओगे। मगर वो तो बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इन्हें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा होता है कि जियोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से जियान आ जाता है और उसे पागल बनाकर डराकर भगा देता है, ये कहकर कि तुम्हारे फादर तुम्हारे बराबर में खड़े हैं और तुम्हें बड़ी गुस्से वाली नज़रों से देख रहे हैं। उसकी हालत पतली हो जाती है और दुम दबाकर भाग जाता है। अब ये दोनों अंकल के पास आते हैं उनकी कहानी सुनने के लिए। तो ये बताते हैं कि इन्हें सिर्फ शक है कि इनकी वाइफ को उनके बच्चों ने नुकसान पहुँचाया। कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए इनसे कहता है कि कुछ भी करो और पता लगाओ कि मेरी वाइफ के साथ हुआ क्या था। और ये भी बताते हैं कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, ये अकेले उनका ख्याल रखते थे। इनके बच्चे तो इन्हें पूछते तक नहीं थे, सिर्फ घर बेचने का बोलने आते रहते थे। तभी शायद इन्हें ऐसा लगा है कि इनके बच्चों की वजह से इनकी माँ को नुकसान हुआ। तो अब ये दोनों निकल पड़ते हैं उन दोनों बच्चों को फॉलो करने के लिए। उन्हें पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं और इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि वो तो बड़े ही डरपोक हैं। अब ये साथ ही साथ जियोंग को एक तोहफ़ा गिफ्ट करता है, जिसके अंदर ये अपनी पिक्चर लगाकर एक टॉय से देता है कि जब भी तुम्हें डर लगे या तुम किसी खतरे में हो, तो इसे अपने साथ ले जाना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। वो ये देखकर बहुत खुश होती है, उसे बहुत पसंद आता है ये तोहफ़ा। फिर दूसरे दिन ये लोग अंकल के घर आकर पूरे घर की तलाशी ले रहे होते हैं कि कोई सबूत मिल जाए। तो इन्हें एक बैग मिलता है जिसमें एज़ इट इज़ सेम रस्सी पड़ी होती है जो कि उस टाइम क्लॉक के पास ही थी। इतने में वो अंकल इनके पास पहुँच जाता है कि तुम दोनों मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुमसे जो काम कहा था वो किया? तो जियान कहता है कि सारा सच सामने आ जाएगा, क्योंकि आपके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो उसी फुटेज में हम देख लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। फिर ये लोग जब फुटेज लगाकर देखते हैं तो पता चल जाता है कि कातिल कौन था। असल में इसकी बीवी को किसी और ने नहीं बल्कि इसने खुद ने ही नुकसान पहुँचाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और अकेले इसका ख्याल नहीं रख पा रहा था। रोज़-रोज़ अपनी बीवी को अज़ियत में देखकर इसे बड़ी तकलीफ़ होती थी। इसीलिए तो उस डर से ही इसे बाहर निकाल देता है। सच देखने के बाद इसकी आँखें खड़ी रह जाती हैं और इसे आहिस्ता-आहिस्ता सब याद आने लगा है। रोने लगता है, अपने आप को कसूरवार कहने लगा है कि मैंने गलत किया। मगर अचानक ही इसकी वाइफ़ तक वहाँ आ जाती है और इसे कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि तुम तो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और मुझे तकलीफ़ में नहीं देख पाए। खैर इसका मिशन भी कंप्लीट हो जाता है और ये दोनों हमेशा-हमेशा के लिए चले जाते हैं। खैर अब सब कुछ ठीक हो जाता है, मगर अचानक ही ज़ियोयुन को छींक आती है। छींक मारते ही ज़ियोयुन के कानों में आवाज़ें गूंजने लगती हैं। तो उसके कान में तकलीफ़ होने लगती है कि वो चीखने लगती है और बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसे होश आता है तो वो ज़ियोयुन को बताती है कि ये सब इसके साथ होता रहता है जब से इसका एक्सीडेंट हुआ है। वही वाला मंज़र, वही वाली आवाज़ें इसे हमेशा सुनाई देती हैं। तो वो इसे इन्फॉर्मेशन लेने लगा कि अच्छा कब हुआ था एक्सीडेंट? कौन-सा दिन था? क्या टाइम था? जब वो उसे दिन, टाइम, लोकेशन सब कुछ बताती है तो इसकी हालत ऐसी हो जाती है, क्योंकि इसी दिन इसकी वजह से किसी का एक्सीडेंट हुआ था। तो ये डर के मारे भाग जाता है कि कहीं वो लड़की यही तो नहीं थी। और इस डर की वजह से कि अगर मेरी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मैं ही कसूरवार हूँ उसकी इस हालत का। तो वो आ ही नहीं रहा होता उससे मिलने के लिए। वो परेशान हो जाती है कि आखिर ये इतने दिनों से कहाँ गायब है। और जब उसकी तलाश में निकलती है तो जियान को उसी रोड पर जाता हुआ पाती है जहाँ पर इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसके पास आकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये इसे बताता है कि ये जगह हॉन्टेड है। यहाँ पर तुम्हारे अलावा काफ़ी लोगों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो क्या पता कि ये सारे एक्सीडेंट घोस्ट करवाते हों।
उसी टाइम इन्हें किसी और की गाड़ी में कोई गोश्त बैठा हुआ नजर आता है। इनकी हालत खराब हो जाती है। ये क्या देखते हैं कि वो गोश्त काफी लोगों का एक्सीडेंट करवा रहे हैं। इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर भी ये हिम्मत करके गाड़ी के पास आने लगे हैं। तो वो भूत उनको खूंखार नजरों से देखने लगता है। इनकी चीखें निकल जाती हैं। तुरंत वहां से दोनों भागकर कहीं छुप जाते हैं। मगर वो गोश्त वहां पर भी आ जाता है। जियान उसे रिलैक्स करने के लिए उससे पूछने लगता है कि कहीं तुम्हारी कोई आधी अधूरी ख्वाहिश तो नहीं रहती, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो गोश्त कुछ कहने की कोशिश करने लगता है, मगर इसे पता नहीं कि उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। वो गोश्त ही फर्स्ट स्टेशन में आकर गायब हो जाता है। तो अब इन्हें ऐसा लगने लगता है कि जियोयुन का एक्सीडेंट इन गोश्त ने ही करवाया होगा और यही वो जियान साबित करने की कोशिश कर रहा होगा। क्योंकि जियोयुन कह रही होती है कि अगर ये सब उस गोश्त का काम नहीं है तो उस गाड़ी वाले की वजह से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उसे कोस रही होती है, बहुत बुरा भला कह रही होती है कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तो ये और डरने लगा, इसे कुछ नहीं बताता और इसे दूर दूर रहना शुरू कर देता है। और जियोयुन हर वक्त उसके वही टॉय को लेकर बैठी रहती है क्योंकि इसे उससे मोहब्बत हो जाती है। खुद भी हैरान हो रही होती है कि मुझे इस बेवकूफ से मोहब्बत कैसे हो गई कि अचानक ही इसके मोबाइल पर कॉल्स आने लगी है, उसी मोबाइल पर जो कि इसे जियान ने गिफ्ट किया था। और जैसा कि उसने मना किया था कोई कॉल उठाने से और मिलाने से, इसीलिए ये कॉल्स को इग्नोर कर रही होती है। मगर अब इसे भी बेचैनी होने लगी है कि आखिर इसने मुझे मना क्यों किया। तो अपने दूसरे मोबाइल से इसी मोबाइल पर कॉल करती है। तो पता चलता है कि ये मोबाइल किसी मलीसा नाम की लड़की पर रजिस्टर्ड है और ये नंबर भी उसी का है। इसे गड़बड़ लगती है कि इसने मलीसा का मोबाइल मुझे क्यों दिया, इसका उससे क्या ताल्लुक। तभी जियान को छुपकर फॉलो करती है और वो उस टाइम मलीसा की ही पिक्चर के पास खड़ा होता है जो कि मर चुकी होती है। ये छुपकर इसे देख रही होती है और वो उसे पकड़ लेता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो, और गुस्सा कर कर जाने लगा है क्योंकि नहीं चाहता कि इसे सच्चाई का कुछ भी पता चले। ये इसे मोबाइल फ़ोन के बारे में भी बता देती है कि मुझे उसका राज़ पता चल गया कि तुमने किसी मनीषा नाम की लड़की का मोबाइल मुझे दिया। कौन है वो? ये सुनकर इसे बहुत गुस्सा आता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि ये मोबाइल को इस्तेमाल मत करना। ये इसे सॉरी कहने लगती है और अब ये इसे मना रही होती है, इसके आगे पीछे घूम रही होती है। मगर वो रूठा हुआ होता है उससे, तो उसे मनाने के लिए चीख मारने का नाटक करने लगती है, तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है। तो वो दौड़ा चला आता है उसके पास कि तुम ठीक तो हो? मगर वो कह रही है कि मैं ये सब नाटक कर रही थी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं रह सके। और प्यार भरी बातें करने लगती है उससे कि मेरा साथ कभी ना छोड़ना। वो फौरन ठीक हो जाता है। अब ये दोनों वापस उसी रोड पर आते हैं उस गोश्त से मिलने के लिए। तो वहाँ क्या देखते हैं कि वो गोश्त किसी को मार नहीं रहे होते बल्कि बचा रहे होते हैं। और उस भूत से बात करने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये शुरू से ही सबकी जान बचाते थे। जिनका एक्सीडेंट होने वाला होता था ये हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश करते थे, ना कि नुकसान पहुंचाने की। ये जो जियोयन से कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है वो ये कहता है कि इसे अपने बीवी बच्चों के एक्सीडेंट होने का अंदाजा हो जाता है कि कुछ खतरा होने वाला है। जब ये इन लोगों की मदद मांग रहा होता है कि मेरे पास से 3 चांसेस होते हैं लोगों को बचाने के, और वो तीनों के तीनों चांसेस मैं आपने कंप्लीट कर चुका हूँ। आप तुम लोग मेरे बीवी बच्चों को बचाओ। तो ये लोग इसकी बात मानकर इसकी बीवी बच्चों को रोड पर जाने से मना कर रहे होते हैं, मगर वो एक नहीं सुनती और जाकर रोड के किनारे पर बैठ जाती है कि अचानक ही वहाँ एक गाड़ी वाला आने लगा है जो कि बिना देखे ही गाड़ी चला रहा होता है। इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाता, जियान उन दोनों की जान बचा लेता है उस ड्राइवर को जूता मार के। जैसे ही वो अपने बीवी बच्चों को सही सलामत देखता है तो हमेशा हमेशा के लिए जाने लगता है। मगर जाते जाते जियान को ये चुटकी से बताकर जाता है कि जियोयुन के उस कार एक्सीडेंट के पीछे किसी गोश्त का कोई हाथ नहीं था। जो भी हुआ था वो तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही हुआ था। ये सुनते ही इसका दिल टूट जाता है और जियोयुन भी इसे बार बार कहती रहती है कि उस ड्राइवर को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी जिसकी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जिससे ये और डर जाता है और इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है कि कहीं इसे सच्चाई पता चल गई तो ये मुझे कभी माफ नहीं करेगी। महीने बीत जाते हैं और जियोयुन इसके इंतजार में बैठी रहती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए। अब ये अकेली अपने घर में कुर्सी पर बैठी होती है कि अचानक एक लंबे बाल वाली चुड़ैल इसके करीब आने लगती है, बहुत ही ज्यादा करीब। इसे डराने की कोशिश कर रही होती है, मगर हैरान तो तब हो रही है जब जियोयुन को वो नजर ही नहीं आ रही होती, क्योंकि वो गोश्त को सिर्फ तभी देख सकती है जब जियान इसके आसपास हो। अब ये चुड़ैल भी इसे कुछ कहना चाह रही होती है, तभी बार बार इसके सामने आने की कोशिश कर रही होती है कि ये किसी तरीके से इसे देख ले। ये तो नहीं देख पाती मगर वो डॉग देख लेता है और बहुत भौंकने लगा है। डॉग को भौंकता देखकर जियोइन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करती है कि क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है। अब वो बोलती है कि हाँ, और पता चलता है कि ये मलीसा ही हो रही है और इससे जियान के बारे में बात करने के लिए आई हो रही है।
वहाँ जियान कहीं दूर से छोड़ छाड़ कर बैठा होता है, मोबाइल तक यूज नहीं कर रहा होता कि अब इसकी मुलाकात जियोयुन से कभी नहीं होगी। मगर जैसे ही पीछे पलट कर देखता है तो जियोयुन इसके पास खड़ी होती है। तब ये जियोयुन से और नहीं भागता और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि आखिर ये मलीसा है कौन। असल में मलीसा जियायुन की गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। और उस दिन जब जियोयुन का एक्सीडेंट हुआ था, तब ये मलीसा से मिलने के लिए ही भागा भागा हॉस्पिटल जा रहा था कि सामने से जियोयुन आने लगी है। तो ये फौरन ब्रेक मारता है। इसकी गाड़ी से नहीं मगर इसकी ये हरकत करने की वजह से दूसरी गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और इसे बता देता है कि मैं तुमसे दूर इसीलिए रह रहा था क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। मगर वो कहती है कि मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, ये तुमने सोच भी कैसे लिया। माफ कर देती है उसको, अपने प्यार का इजहार करने लगती है। तो ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है कि वो बिला वजह ही घबरा रहा था। अब अचानक वो उसकी मुलाकात मलीसा से कर पाती है। मलीसा कहती है कि मैं शुरू दिन से ही तुम्हारे साथ थी, तो मैं छुप कर प्रोटेक्ट कर रही थी, तो तुम्हारे सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मूव ऑन करो। और जब ये देखती है कि ये मूव ऑन कर चुका होता है, ये भी अपनी लाइफ में खुश रहेगा, तो हमेशा हमेशा के लिए जाने लगती है कि मेरा मकसद पूरा होता है। खैर अब इन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं। जियोन उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ी होती, यहाँ तक कि उसकी वो डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम करने वाली जॉब भी छुड़वा देती है कि कोई खतरे वाला काम तुम नहीं करोगे। तो उसकी बात मानकर वो अपनी जॉब से रिजाइन देने के लिए आया होता है। मगर उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, लिफ्ट नहीं चल रही होती। तो जियान आ जाता है कि मैं ठीक करके देता हूँ, ये काम तो मैं शुरू से ही करता आ रहा हूँ। जैसे ही प्लग में उंगलियां करने लगा है तो अचानक उसे करंट लग जाता है। जियोयुन ये देखकर उसे बचाने के लिए उसे हाथ ही लगा देती है, जिसकी वजह से उसे भी करंट लगने लगता है, मगर फिर भी उसे बचा लेती है। फिर दिखाते हैं काफी महीनों बाद पता चलता है कि ये जियान को करंट लगने की वजह से कोमा में चला जाता है। ये इसका ख्याल रखती रहती है, इसके उठने का इंतजार करती रहती है, मगर अब फूट फूट कर रोने लगती है कि कब तक ऐसे चलता रहेगा, तुम ठीक क्यों नहीं हो जाते। कि अचानक वहां पर मलीसा भी आ जाती है। तो अब एक बड़े रास्ते से पर्दा उठा है। जब पहली बार मलीसा जियोन से हेल्प मांगने के लिए आई थी, तो वो इसीलिए ही आई थी क्योंकि इसे पता था कि जियान की जान खतरे में है, मगर अगर तुम उसके साथ रहोगी तो उसे कोई खतरा नहीं होगा। तो अभी ये उसे अपने प्यार का इज़हार फौरन कर देती है और कोई मौका नहीं छोड़ती उसके साथ ना होने का। यहाँ तक कि जॉब भी इसी वजह से छुड़वा रही होती है ताकि वो खतरों से दूर रहे। मगर जैसे ही 2 मिनट के लिए उससे दूर होती है तो वो खतरे में पड़ जाता है। अब जियोन डरने लग जाती है कि अगर इसे कुछ हो गया तो। ये अचानक ही कुछ लोग आने लगते हैं रूहों को पकड़ने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। तो जियायुन और डर जाती है कि मैं तुम लोगों को जियान को ले जाने नहीं दूंगी और खूब चीखना चिल्लाना कर रही होती है कि पता चलता है कि वो जियान को लेने नहीं बल्कि इस मलीसा को लेने के लिए आए होते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। वो सुकून का सांस लेती है और जियान को उठाने की पूरी कोशिश कर रही होती है कि अचानक जियान को होश आ जाता है। उसे होश में देखते ही वो बहुत रोती है कि आइंदा के बाद मुझे छोड़कर कभी मत जाना। फिर दिखाते हैं काफी टाइम बाद जब उसकी तबीयत पूरे तरीके से ठीक हो जाती है, तो ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं कि अचानक जियान को छींक आती है और उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो जियोइन से कहता है कि क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? वो कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मगर जियोइन का दिमाग क्लिक करता है कि एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस करंट लगने की वजह से मेरी पावर तुम्हारे पास चली गई कि अब तुम्हें वो सब सुनाई देगा और मुझे नहीं। वो शॉक हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मगर ऐसा ही हुआ होता है। तो उस करंट लगने की वजह से जियोयुन की सारी पावर्स जियान के अंदर चली जाती है और यही ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।